पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा जो सेक्शन है टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी वो खत्म किया था, जिसमें हमने रूरल केस डिस्कस किया और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि किस तरीके से पॉवर्टी जो है वो मल्टी डायमेंशनल फिनोमेना है। मतलब कि एक पर्सन के लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट को पॉवर्टी जो है वो अफेक्ट करती है। जो पर्सन है वो भूखा रहता है, उसको सही से रहने के लिए शेल्टर नहीं मिलता, उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता है, मेडिकेशन जो है सही से नहीं मिल पाता है, एजुकेशन सही से नहीं मिल पाती है, इसके साथ साथ सैनिटेशन की प्रॉब्लम, वाटर क्वालिटी जो है वो अच्छी नहीं होती, बेरोजगार रहता है ज्यादातर टाइम पे। तो ये सारी चीजें जो है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी। अब हम बात करेंगे कि भाई पॉवर्टी जो है वो सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को किस तरीके से देखते हैं। सिंस पॉवर्टी हैज मेनी फेसेट्स, सोशल साइंटिस्ट लुक एट इट थ्रू वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स। अब लास्ट वीडियो में हमने यही चीज तो पढ़ी कि भाई पॉवर्टी के बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, उसके बहुत सारे जो हैं हम डायमेंशंस डिस्कस कर चुके हैं। तो सोशल साइंटिस्ट जो हैं जब किसी पॉवर्टी को नापते हैं या देखने की कोशिश करते हैं कि कौन पर्सन पुअर है या कौन पर्सन पॉवर्टी से गुजर रहा है, तो ये चीज को जांचने के लिए, ये चीज को देखने के लिए कुछ इंडिकेटर्स जो है वो सोशल साइंटिस्ट ने डिसाइड किए हैं, जिनके थ्रू वो इस चीज को, पॉवर्टी को समझने की कोशिश करते हैं। यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज टू रिलेट टू द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन। नॉर्मली क्या होता है कि जब हम पॉवर्टी को देखते हैं या पॉवर्टी को जानने की कोशिश करते हैं कि कोई पर्सन पुअर है या नहीं, या पॉवर्टी से गुजर रहा है या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इनकम का इस्तेमाल करते हैं। आमतौर पे हम क्या कहते हैं कि अगर किसी पर्सन की इनकम बहुत कम है तो हम उसे गरीब कह देते हैं, हम कह देते हैं ये पर्सन पुअर है। ठीक है, तो नॉर्मली क्या होता है, यूजुअली द इंडिकेटर्स यूज टू रिलेट द लेवल्स ऑफ इनकम एंड कंजम्पशन से, कि नॉर्मली क्या होता था कि हम इनकम एंड कंजम्पशन की, अगर पैसा कम है तो आप कंज्यूम भी कम करोगे, है ना। एक तरीका तो ये हो गया कि भाई इनकम बहुत कम है, दूसरा तरीका ये भी हो गया देखने का कि भाई पर्सन कंज्यूम कितना कर रहा है। मान लो कोई पर्सन जो है उसकी 4 रोटी की भूख होती है, नॉर्मली 4 रोटी अगर वो खाएगा तो उसका पेट भर जाएगा, बट वो पर्सन जो है दिन की सिर्फ 2 ही रोटी खा रहा है, बहुत कम कंज्यूम कर रहा है। इट मीन्स उसके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो भूख अपनी पूरी मिटा सके। तो ये मतलब क्या हो गया कि इनकम एंड कंजम्पशन, कितना पैसा है आपके पास, कितना आप कमा रहे हो और कितना आप कंज्यूम कर रहे हो, इस बेसिस पे नॉर्मली गरीबी को देखा जाता था, गरीबी को जांचा जाता था। बट नाउ पॉवर्टी इज लुक्ड थ्रू अदर सोशल इंडिकेटर्स लाइक लिटरेसी लेवल, lack of general resistance due to malnutrition, lack of access to healthcare, lack of job opportunities, lack of access to safe drinking water, sanitation, etc. बट अब जो पॉवर्टी है उसको बहुत सारे दूसरे इंडिकेटर से भी देखा जाता है। मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया कि पहले क्या होता था, सिर्फ इनकम एंड कंजम्पशन को देखा जाता था और उसके बेसिस पे पॉवर्टी डिसाइड की जाती थी कि ये पर्सन पुअर है, ये पर्सन नहीं है। बट अब क्या है, अब बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स जो है वो इंक्लूड कर लिए गए हैं इस चीज को डिसाइड करने के लिए। जैसे लिटरेसी लेवल, कि कौन पर्सन कितना पढ़ा लिखा है, उसको कितना पढ़ना लिखना आता है। अगर किसी पर्सन को पढ़ना लिखना नहीं आता तो हम इससे क्या अनुमान लगा सकते हैं कि उस पर्सन के पास इतनी क्षमता नहीं होगी, उसके फैमिली के पास फाइनेंशियली ऐसी कंडीशन नहीं होगी कि वो उसे स्कूल भेज पाए, है ना। नहीं तो नॉर्मली क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा लोग यही चाहेंगे ना कि उनके बच्चे पढ़ सके, लिख सके, उनको एटलीस्ट पढ़ना लिखना है, लिटरेट हो। बट अगर कोई पर्सन लिटरेट नहीं है या बहुत कम पढ़ा लिखा है, इसका मतलब उसके पास, हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि एक बहुत बड़ा रीजन ये होगा कि उनके पास इतने रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं होंगे कि वो स्कूल जा पाए। दूसरा, लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। अब कोई बीमारी होती है तो एक बहुत अच्छा बंदा जो स्वस्थ है वो छोटी मोटी बीमारियों को आराम से सह लेता है। मतलब कि कुछ तो ऐसी बीमारियां होती हैं जो कि अगर किसी स्वस्थ पर्सन को लगे तो वो, उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उन बीमारियों से लड़ जाएगा और उस बीमारी को पर्सन तक नहीं पहुंचने देगा, है ना। तो अगर न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं मिल पा रहा तो जो इम्यूनिटी सिस्टम है, जो मेटाबॉलिज्म है वो अच्छा नहीं होगा, और जब मेटाबॉलिज्म या और इम्यूनिटी सिस्टम जब अच्छा नहीं होगा तो कोई भी छोटी से छोटी अगर बीमारी आएगी तो वो शरीर पे हावी हो जाएगी और हमें बीमार कर देगी। तो जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू माल न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया कि माल न्यूट्रिशन की वजह से, मतलब न्यूट्रिशन की कमी की वजह से जो पर्सन है वो बीमारी को रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, उसको बीमारी लग जा रही है। इसके अलावा लैक ऑफ एक्सेस टू हेल्थ केयर, कि अगर कोई पर्सन बीमार होता है उसे अपने आप को दिखाने जाना पड़ता है, और अगर दिखाने जाना पड़ता है तो उसके लिए फीस लगती है। उसके लिए अगर वो अच्छी जगह पे दिखाना चाहता है, जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल वगैरह में, या फिर उसको थोड़ा बड़ी बीमारी हो गई है, ज्यादा इलाज लगेगा, तो उसमें क्या है, पैसा खर्च करना पड़ता है।
अब उस पर्सन के पास इतना पैसा नहीं है कि वो सही से अपना इलाज करवा पाए। दूसरी दिक्कत है किसकी, ये भी है कि देखो जो पर्सन है अगर उसको बीमारी हुई है तो वो गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, उसमें जा सकता है। बट द प्रॉब्लम इज कि गवर्नमेंट हेल्थ केयर फैसिलिटीज इतनी अच्छी हैं ही नहीं, उनकी कंडीशन इतनी बेकार है कि वो लोगों की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है। लोगों को सही से जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, हेल्थ केयर ट्रीटमेंट, वो नहीं मिल पाता है। और इसीलिए बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जाना चाहते हैं। जैसे मान लो कोई मिडिल क्लास पर्सन है, उसके पास इतना, वो इतना अमीर भी नहीं है कि वो एक बहुत बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में जाए और इलाज करवा पाए, बट वो इतना गरीब भी नहीं है कि मतलब उसकी सिचुएशन एकदम बेकार है। तो वो पर्सन ना, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल से वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स वगैरह बने रहते हैं उनमें वो बहुत मुश्किल से जाता है। क्योंकि अगर वो वहां चला भी जाता है ना तो उसको सही से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको कहीं प्राइवेट में कोई जो छोटा मोटा हॉस्पिटल है वहां जाता है वो, ताकि उसको एटलीस्ट दवाइयां मिल जाएं, उसको सही से उसके टेस्ट वगैरह हो जाए, तो वो वहां पे जाता है मजबूरी में। तो इसका एक रीजन आप ये भी समझ सकते हो कि हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है वो गरीब को सही से नहीं मिल पा रही, क्योंकि उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो अगर किसी बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना चाहे। दूसरा, जो गवर्नमेंट फैसिलिटीज है वो इतनी पर्याप्त नहीं है कि वो लोगों की नीड को केटर कर सकें। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि भाई गवर्नमेंट में क्या क्या दिक्कतें हैं, बट हाँ साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे तो ये भी ठीक है। लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। अब एक पर्सन गरीब होता है तो उसका मतलब क्या है कि उसके पास कम इनकम है ना। मोटे मोटे तौर पे तो हम यही कहेंगे कि उसके पास खाने को नहीं है, वो भूखा है। भूखा क्यों है? क्योंकि पैसा नहीं है। ज्यादातर बात तो इनकम पे ही आके रुकती है मोटे मोटे तौर पे, है ना। ये सारे जो इंडिकेटर्स है वो डिटेल्ड स्टडी के लिए हैं, बट अगर हम मोटे मोटे तौर पे कहें तो हम इनकम की बात ही करते हैं। तो अगर कोई पर्सन जो है ज्यादा नहीं कमा रहा है, इसका मतलब उसको सही से जॉब नहीं मिल पा रही। हमने पहले ही देखा था कि जो जॉब है वो बहुत ज्यादा इरेटिक होती है, इरेगुलर होती है, कि कभी जॉब मिली कभी नहीं मिली। साल का कोई ऐसा टाइम था जहां उनको जॉब मिल गई, जहां उनको काम मिल गया, बट साल का कुछ ऐसा टाइम है जहां उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, जहां कहीं और उन्हें छोटे मोटे काम के लिए भटकना पड़ रहा है। इसका मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज उनके पास नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज होने का ना होने का एक कारण ये भी है कि उनके पास इतनी एजुकेशन, उनके पास इतनी स्किल्स नहीं है कि वो जॉब ले सके। नॉर्मली आप देखोगे कि ऐसा नहीं है कि भाई हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, मान लो, है ना। एक दिक्कत ये भी है कि जो लोग हैं, जब हमने पीपल एज रिसोर्स वाला चैप्टर डिस्कस किया था तो उसमें भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था कि एक दिक्कत ये भी है कि जो लोग हैं उनके पास इतनी स्किल रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब जो स्किल रिक्वायर्ड है वो उन लोगों के पास नहीं है। जैसे हमने कंप्यूटर का एग्जांपल लिया था कि भाई कोई पर्सन जो है, कोई कोई कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर वगैरह बनाती है। अब उसको 80 लोगों की जॉब चाहिए, मतलब 80 लोगों को उसको हायर करना है, बट वो 80 लोगों को हायर नहीं कर पा रही। और देश में 100 ऐसे लोग हैं जो कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने हुए हैं। अब कंपनी को जरूरत कितनी है? 80 लोगों की, और उसके पास लोग कितने, कैंडिडेट कितने हैं? कहने को 100 लोग हैं। तो वो आसानी से 80 लोगों को हायर कर सकती है कि नहीं कर सकती? भाई इन 100 लोगों का एग्जाम ले, जो एग्जाम क्लियर करे, जो उनका इंटरव्यू वगैरह पास करे, 80 लोगों को हायर कर ले, क्या दिक्कत है? बट दिक्कत क्या आती है कि ये 80 लोग इतने कामयाब ही नहीं है, या इतनी नॉलेज ही पोजेस नहीं करते हैं कि वो इनका बेसिक टेस्ट क्लियर कर सकें, या इनके यहाँ पे एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर वो जॉब कर सकें। मतलब इनके पास डिग्री तो है, इन्होंने कॉलेज से डिग्री तो हासिल कर ली कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बट इनके पास इतनी स्किल ही नहीं है कि वो सही से जॉब ले पाए। तो अब यहाँ पे आप क्या बोलोगे, क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं है? अपॉर्चुनिटी तो है। 80 लोग, इन 100 लोगों में से 80 लोग तो बहुत आसानी से जॉब ले सकते हैं, है ना। बट दिक्कत क्या आ रही है, कंपनी को ये 100 लोग, ये 80 लोग सही से नहीं मिल पा रहे। कंपनी मुश्किल से 50 लोगों को हायर कर पाई, तो 30 लोगों की जो वैकेंसी है वो अभी भी बची है, बट लोग तो ये 100 ही है। तो कंपनी के यहाँ 30 लोगों की वैकेंसी क्यों बची है? क्योंकि इन लोगों के पास इतनी स्किल रिक्वायर्ड जो थी वो नहीं है। तो एक जो दिक्कत है, अगर हम ये पॉइंट कह रहे हैं, ये सारे पॉइंट कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े भी हुए हैं। अब अगर हम कह रहे हैं कि लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी है, तो इसका एक रीजन ये भी है कि वो उस पर्सन के पास वो रिक्वायर्ड स्किल नहीं है। दूसरा रीजन ये है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मान लो आपको तो मजदूरी का काम करना है, मजदूरी के काम के लिए तो कोई बहुत ज्यादा डिग्री, किसी स्किल की जरूरत नहीं है ना। बट दिक्कत क्या है कि जो गरीब आदमी है वो मजदूरी भी डेली बेसिस पे नहीं ले पा रहा, उसको मजदूर का काम भी डेली बेसिस पे नहीं मिल रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग मजदूरी करने के लिए घूम रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि सेम सिचुएशन से गुजर रहे हैं।
अब हर जगह इतनी जरूरत नहीं है कि बहुत सारे लोगों को या जितने लोग मजदूरी ढूंढ रहे हैं उन सबको हायर कर लिया जाए। तो कहीं पे मान लो किसी घर में किसी कहीं पे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, वहां 2-4 मजदूरों की जरूरत थी तो वहां पे मजदूरों को रख लिया गया, बट बाकी मजदूर तो रह गए। अब ये कहीं और भी नहीं जा सकते क्योंकि इनके पास कोई स्किल वगैरह नहीं है, ये सिर्फ मजदूरी का ही काम कर सकेंगे या कोई ऐसा ही काम कर सकते हैं जिसमें कोई खास नॉलेज या ट्रेनिंग स्किल की जरूरत नहीं है। तो ये सारी दिक्कतें आ रही हैं लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी से। मतलब अगर हम कहें लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी, मतलब लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी है, उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है जॉब लेने की, तो उसके रीजन मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्यों ऐसा हो सकता है और ये चीजें गरीबी से कैसे जुड़ी हुई हैं। लैक ऑफ एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर। अब देखो हम नॉर्मली क्या करते हैं हमारे घरों में, हम आरओ वाला पानी पीते हैं, फिल्टर्ड वाटर पीते हैं। आज के डेट में मतलब मुश्किल से ही कोई ऐसा मिडिल क्लास या जो अपर मिडिल क्लास या अमीर लोग होंगे, मतलब गरीब लोगों के अलावा जो भी लोग इस चीज को अफोर्ड कर सकते हैं, उनमें से कोई मुश्किल ही ऐसा होगा पर्सन जो फिल्टर्ड वाटर नहीं पीता होगा। मतलब कि वो सक्षम है, उसके पास पैसा है कि वो फिल्टर्ड वाटर मतलब वो आरओ वगैरह खरीद सकता है, बट वो नहीं खरीद रहा। ऐसा केस बहुत मुश्किल से देखने मिलेगा। जो पर्सन अफोर्ड कर सकता है वाटर फिल्टर को, वो पक्का खरीद के रखा होगा उसने, क्योंकि आज के डेट में कोई भी पर्सन बिना फिल्टर का पानी नहीं पीना चाहता है। सबको पता है कि मतलब बहुत ज्यादा कंटामिनेशन है वाटर में, पानी जो है वो साफ नहीं है, बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड है। नाउ एवरीवन वांट्स टू ड्रिंक अ हेल्दी वाटर और फिल्टर्ड वाटर। बट गरीब आदमी के केस में क्या दिक्कत है, उसको साफ पानी तो पीना है बट वो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो जो फिल्टर्ड वाटर होता है उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। फिल्टर्ड वाटर पीने के लिए, साफ पानी पीने के लिए, या तो उसको अपने घर में, देखो टंकी वाला पानी जो साफ है वो तो अमीरों के घर में भी नहीं आता है ना। तो हम ये उम्मीद तो लगा ही नहीं सकते कि जो गरीब का घर है, जो गरीब की बस्ती है, वहां पे जो टंकी वाला पानी है वो साफ आए, राइट। तो दिक्कत क्या है, जो गरीब है वो, उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो एक वाटर फिल्टर जो है अपने घर में इंस्टॉल करा सके। इसके अलावा वो बोतलें आती हैं, आपने देखी होंगी बिस्लरी वगैरह की 20-20 लीटर की, जिसमें कि ऑलरेडी फिल्टर्ड पानी होता है, जिसको हम खरीदते हैं और अपने घर में यूज कर सकते हैं। मतलब यू डोंट हैव टू इंस्टॉल अ वाटर फिल्टर, यू कैन जस्ट बाय दैट बॉटल डेली बेसिस पे कि 20 लीटर पानी जो है वो पीने के लिए खरीद लिया और उसको यूज कर लिया। बट दिक्कत यह है कि भाई वो पर्सन नहीं अफोर्ड कर सकता है, उसके पास इतना संसाधन या इतना पैसा नहीं है कि वो वाटर फिल्टर लगा सके या फिल्टर्ड वाटर खरीद सके। तो उसके पास क्या ऑप्शन बचता है, जो भी उसके आसपास वाटर का सोर्स है या कोई नदी है, मतलब मान लो किसी नदी वदी के पास रहता है तो वो नदी का पानी ले लेता है, कोई कुआं है तो कुएं का पानी ले लेता है। आजकल कुएं का पानी जो है, ग्राउंड वाटर है, वो भी बहुत कंटेमिनेटेड है, उसमें भी बहुत पॉल्यूशन है। साथ ही साथ मान लो कोई टंकी का पानी आता है, तो टंकी का पानी तो वैसे ही साफ नहीं है, तो पर उसकी मजबूरी है, वो टंकी का पानी ही फिर उसे यूज करना पड़ता है। तो कहने की बात यह है कि उन्हें सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब साफ सुथरा जो बीमारी रहित वाला पानी है, वो उनको नहीं मिल पाता है। इसके अलावा सैनिटेशन की दिक्कत, गंदगी बहुत ज्यादा होती है। आपने जो बस्तियां होती हैं या जो स्लम एरियाज होते हैं, वहां पे आपने क्लियरली देखा होगा, इस चीज को बहुत ज्यादा डिटेल में समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपने आसपास देखते हो कि वहां पे क्या होता है, बहुत ज्यादा मतलब ऐसे कंजस्टेड होता है। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था ये चीज कि जो लोग हैं वो जैसे स्लम्स वगैरह में रह रहे हैं, तो बहुत पास पास उनके घर होंगे और जैसे रास्तों में एकदम कीचड़ टाइप होगी, पूरा एकदम भिन भिनासा पूरा माहौल होगा। कहीं पे कूड़ा पड़ा है, क्योंकि कोई फैसिलिटी ही ऐसी नहीं है कि जो वेस्ट डिस्पोजल हो सके, और वो लोग खुद ऐसी सिचुएशन में रह रहे हैं जहाँ खाना तो मुश्किल से मिल पा रहा है और वो साफ सफाई में लगे रहे। देखो जो सजावट का काम है या फिर जो घर को प्रॉपर रखने का, साफ सफाई रखने का काम है, ये सारी चीजें ना आपको नॉर्मली वहां दिखेंगे जो पर्सन दो रोटी मतलब पेट भर के खा रहा है। वो होता है ना कि मतलब भूखे पेट भजन भी नहीं होते, तो वही चीज है कि जो पर्सन 2 रोटी जुटाने के लिए मेहनत कर रहा है, जिसको दिन का प्रॉपर खाना नहीं मिल पा रहा, क्या वो पर्सन बहुत ज्यादा केयर करेगा? आपको लगता है कि वो बहुत ज्यादा ध्यान देगा कि उसके घर साफ है, उसके घर में सारी चीज एक जगह पे रखी हैं कि नहीं रखी हैं, और कोई पर्सन नहाया भी है कि नहीं? उनका पेट तो भरा नहीं हुआ, वो नहाने की भी सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? उनके लिए वो चीज मैटर भी करेगी कि नहीं करेगी? तो आप दिक्कत क्या आती है कि ये सारी चीजें क्या करती हैं, सैनिटेशन की दिक्कत लाती हैं कि साफ सफाई बहुत ज्यादा नहीं होती, वो ऐसे कंडीशन में रहते हैं जहाँ पे गंदगी बहुत ज्यादा होती है। Analysis of poverty based on social exclusion and vulnerability is now becoming very common. अब होता क्या है, हम बात कर रहे हैं सोशल साइंटिस्ट पॉवर्टी को कैसे देखते हैं। तो जो एनालिसिस है,
पॉवर्टी का, कि हम पॉवर्टी को एक तरीके से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसे आंकने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ पे पॉवर्टी है या नहीं, कौन पर्सन पुअर है या नहीं। तो ये चीज आजकल, ये जो पॉवर्टी का एनालिसिस है, अब ये किस पे बेस्ड होने लगा है? सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। मतलब कि अब धीरे धीरे करके जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी की तरफ देख रहे हैं कि भाई जो पर्सन सोशली एक्सक्लूड होगा, जिसको कि सोसाइटी में एक भागीदार नहीं समझा जा रहा है। अब जो गरीब लोग हैं उसको आपने नॉर्मली देखा होगा कि मान लो कोई आपके आसपास कोई इवेंट हो रहा है, मान लो कोई जगराता वगैरह है, आपकी सोसाइटी ने कोई जगराता एक तरीके से उसका आयोजन किया है। अब आपके सोसाइटी के बगल में ही दो चार घर ऐसे हैं जहां पे वो लोग रहते हैं जो कि आपके घरों में काम करने आते हैं, मतलब मान लो एज डोमेस्टिक हेल्प जो है वो काम करने आते हैं, और वो कहीं और पे मजदूरी वगैरह करने जाते हैं। आपकी सोसाइटी से एडजॉइंड है वो एरिया, मतलब जैसे सोसाइटी है यहाँ पे, तो सोसाइटी के बाहर एक ऐसे एरिया है जहाँ पे कुछ लोगों के घर हैं, झोपड़पट्टी है, और वहां पे ऐसे लोग रहते हैं जो कि बहुत ज्यादा वेल ऑफ नहीं है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? मान लो आपकी सोसाइटी में क्या हुआ है, जगराते का आयोजन हुआ है, अब आपने बहुत बढ़िया टेंट वेंट लगाया है, पूरी सोसाइटी ने मस्त एकदम तैयारी की है। अब यहाँ जो गरीब बच्चे थे वो आने की कोशिश करते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी इस आयोजन में शामिल हो, वो भी इस चीज को एंजॉय करें। मतलब जगराता है, उसमें तो कोई भी आके बैठ के सुन सकता है, इसमें किसी का पैसा तो खर्च नहीं हो रहा, बट दे जस्ट वांट टू एंजॉय दैट। उनको कोई प्रसाद वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मान लो प्रसाद की बात तो है ही नहीं, मतलब वो बस उस चीज को एंजॉय करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, है ना। बट हुआ क्या कि जो यहाँ पे सोसाइटी के गेट पे गार्ड खड़ा था उसने उसको भगा दिया। उसने कहा कि भाग जाओ यहाँ से, तुम लोग नहीं आ सकते, है ना, ये बड़े लोगों का इलाका है, तुम नहीं आओगे। इस तरीके से उनको क्या किया, भगा दिया गया। तो एक जो सोशल इवेंट हो रहा था उसमें उन लोगों को इंक्लूड ही नहीं किया गया। इसी तरीके से, ये तो मैंने बहुत छोटा सा ऐसे एग्जाम्पल दिया ताकि आप थोड़ा सा आइडिया लगा सको कि क्या सोशल एक्सक्लूजन है, कि किस तरीके से उन्हें सोसाइटी में एक पार्ट नहीं कंसीडर किया जाता है। इसी तरीके से मान लो कोई स्कूल है ना। अब कोई गरीब घर का बच्चा था, उसने जैसे तैसे करके पढ़ाई वढ़ाई करके उसने एक स्कूल में एडमिशन लिया जो थोड़ा अच्छा स्कूल था, मतलब प्राइवेट स्कूल था, और उसने पढ़ाई की, थोड़ी मेहनत की, और उसको स्कॉलरशिप पे एडमिशन मिल गया, कि उसको जो स्कॉलरशिप मिली जिसकी मदद से उसके घर वालों को ज्यादा पैसा खर्च करना नहीं पड़ेगा, स्कॉलरशिप की मदद से वो अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकता है, तो उस बेसिस पे उसे स्कूल में एडमिशन मिल गया। बट हुआ क्या कि जैसे ये बच्चा जो है वो गया, अब उसको स्कॉलरशिप मिली है पढ़ाई के लिए, उसके पास कोई बहुत ज्यादा फैंसी सा ज्योमेट्री बॉक्स या फिर कोई बहुत तो फैंसी सा बैग नहीं है, कोई बड़ी अलग सी अतरंगी सी वाटर बोतल वो नहीं लाता है, टिफिन भी उसका डब्बा सा है, नॉर्मल है। तो उसके पास जो चीजें हैं वो नॉर्मल हैं, उसके हिसाब से हैं, जो उसके पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि स्कॉलरशिप तो पढ़ाई के लिए मिली है, ये सारी चीजों के लिए नहीं मिली, है ना। तो उसके पास जो भी चीजें हैं वो नॉर्मल है, उसके हिसाब से है, ठीक है, जिससे वो अपना काम चला सकता है, उसको वैसे दिक्कत नहीं आएगी। बट हुआ क्या, जैसे ही वो इस हाईफाई स्कूल में गया, प्राइवेट स्कूल में, उसको लोग चिढ़ाने लग गए, अबे ये तो गरीब है, ये देख कैसा डब्बा सा लाता है, ये तो देख इसका बैग कैसा फटा हुआ है। उसको लोग परेशान करने लगे, उसको डिस्क्रिमिनेट करने लगे, और उसके साथ अब कोई बैठना नहीं चाहता कि अरे ये तो छोटा है, मतलब इस तरीके से उसको एक्सक्लूड किया जाने लग गया। उस बच्चे ने जैसे तैसे मेहनत करके एडमिशन लिया था ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके, बट हो क्या रहा है, उसके साथ एक्सक्लूजन हो रहा है। अब जब इस तरीके से उसको डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा तो उसको मेंटली भी बहुत ज्यादा असर पड़ेगा, वो मेंटली डिस्टर्ब होगा, वो अपनी पढ़ाई सही से नहीं कर पाएगा, और उसकी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो अफेक्ट होने वाली है। तो हमें लाइफ के मैक्सिमम एस्पेक्ट में ये जो एक्सक्लूजन है वो दिखता है गरीब लोगों के साथ। वल्नरेबिलिटी क्या है? वल्नरेबिलिटी मतलब बहुत ज्यादा एक तरीके से इनकी कंडीशन ना नाजुक होती है। जैसे मान लो बाढ़ आ गई, अब बाढ़ आई है, जो लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में रहते हैं, जिनके पक्के घर हैं, वो तो उसको सस्टेन कर जाएंगे, उनके घरों में पानी नहीं घुसेगा, क्योंकि उनके घर थोड़े ठीक ठाक है, और पानी घुस भी गया तो उनके जो घर है वो गल के गिरेंगे नहीं, है ना। उनका जो घर का स्ट्रक्चर है वो पक्का हाउस है, बाढ़ आई, थोड़ा बहुत पानी उनके घर में घुसा, और कुछ दिन बाद उसका जो घर का पानी है वो निकल गया, ठीक है। और क्योंकि बाढ़ आई थी तो बहुत ज्यादा वो बाहर भी नहीं जा पा रहे थे, है ना। बाढ़ आती है तो क्या होता है, सड़कों पे भी पूरा पानी वानी भर गया है, दुकानें वुकानें सब बंद है। तो जो थोड़ा वेल ऑफ पर्सन था, जिसका पक्का घर है, जिसके पास थोड़ा पैसा है, उसके घर में इतना राशन होगा कि वो चलो एक हफ्ते का खाना जो है जुटा सके। उसके घर में ऑलरेडी इतना आटा दाल बची है कि वो अपने एक हफ्ते तक खाना सही से खा पाए। और अगर 4 दिन वो ऑफिस नहीं गया, जॉब पे नहीं गया, तो उसके पास इतनी सेविंग है कि वो थोड़ा बहुत खर्चा कर लेगा, अपनी सेविंग से काम चला लेगा।
बट जो गरीब पर्सन है, जिसका कच्चा घर है, जो ये स्लम वगैरह में रहते हैं, ऐसे पर्सन के केस में आप इमेजिन करो बाढ़ आ गई है, उनका घर ऑलरेडी कच्चा है, मुश्किल से टीन वगैरह से उन्होंने जोड़ जाड़ के बना रखा है, उसमें घुस गया है पानी, ठीक है। उनका जो सामान है वो सब भी ऐसे ही नीचे रखा है, तो उनके घर में पूरा पानी घुस चुका है, और एक ही रूम था, एक ही टीन वाली जगह है, तो रहेंगे कहाँ पे? कोई बेड वगैरह भी नहीं है, वो लोग नीचे गद्दा डाल के सोते थे, तो अब उनके बैठने तक की जगह नहीं बची। उनके घर में जो गरीब लोग हैं, उनके घर में प्रॉपर मतलब पानी घुस गया और उनका घर पूरा बर्बाद हो गया, उनका पूरा सामान भीग गया। कोई अलमीरा वगैरह में जो सामान है वो बंद करके नहीं रखा हुआ था, ऐसे ही कपड़े वपड़ों में बांध के सामान बचा के रखा हुआ था, गठरी वठरी बांध के, तो उनका सारा सामान जो है वो खराब हो गया। लेटने के लिए भी जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि कोई बेड वगैरह नहीं था, गद्दे चटाई डाल के गद्दे पे सोते थे, ऐसी चटाई डाल के सोते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ क्योंकि गरीब लोग हैं और डेली का कमाना है कि भाई एक दिन जाएंगे काम पे तो पैसा मिलेगा, अगर काम पे नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा, और दिन में मुश्किल से 2 वक्त की रोटी वो जुटा पा रहे हैं, तो उनके पास इतना कोई सेविंग नहीं है, उनके पास इतना कोई राशन नहीं है कि वो 1 हफ्ते तक वो काम चला सके। तो ये है वल्नरेबिलिटी, कि थोड़ी सी दिक्कत आई मान लो, उसकी वजह से इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ा। एक जो अमीर आदमी है उसके लिए क्या होगा कि अरे हाँ थोड़ी सी बाढ़ आई थी, थोड़ा सा काम रुका, चलो भाई अगले हफ्ते से फिर से रिज्यूम। बट ये जो गरीब आदमी है उसके लिए वो 3-4 साल पीछे चला जाएगा, उसकी कंडीशन पीछे हो जाएगी, मतलब उसकी हालत बहुत खराब हो जाएगी। उसको अब इस हालत को रिकवर करने में कम से कम 2-3 साल लगेंगे। जो भी उसने अपना घर बनाया था, जितना उसका सामान बेकार हुआ, जो उसकी कंडीशन और ज्यादा बेकार हो जाएगी, तो इस पूरे सिचुएशन को रिकवर करने में उसको 2-3 साल लग जाएंगे। वहीं जो अमीर आदमी था वो तो 1 हफ्ते बाद ही मतलब एकदम ठीक हो गया, उसको तो कोई दिक्कत नहीं आई, ना खाने की दिक्कत आई, ना रहने की दिक्कत आई, थोड़ा बहुत उसके घर में पानी घुसा था बट ठीक है चल गया वो तो काम। तो वल्नरेबिलिटी का मतलब ये है कि थोड़ी मतलब कोई दिक्कत आएगी तो असर किस पर्सन पे कितना ज्यादा होगा। जिस पर्सन पे ज्यादा असर होगा उस पर्सन को हम कहेंगे वो ज्यादा वल्नरेबल है, वो ज्यादा नाजुक है। इसी तरीके से अगर एक रियल लाइफ फॉर एग्जांपल दूं तो देखो डिमोनेटाइजेशन हुआ था, जब मतलब सरकार ने 500 और 1000 के पुराने नोट जो हैं वो बंद कर दिए थे और नए नोट उन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे। तो डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे क्या था कि जो अमीर आदमी है जिसके पास है उतना स्टॉक की वो काम चला लेगा, उसको इतनी दिक्कत नहीं आई। पर जो गरीब आदमी था जो उसका पूरा काम रुक गया, उसके ऊपर बहुत ज्यादा असर हुआ। जैसे जो शादी वगैरह जो लोग करवा रहे हैं उनको बड़ी दिक्कत आई, उनके बैंक में इतना बैलेंस नहीं था, उन्होंने सारा कैश वगैरह जो है निकाल लिया, अब उनको दिक्कत आ रही है ना, कि पैसा जो है एक्सचेंज नहीं हो रहा, या पैसे जो है वो बंद हो गए वो वाले। जो गरीब आदमी है उसके पास 2-4 हजार रुपए थे, कोई बैंक में तो बहुत ज्यादा रुपए नहीं थे, हाथ में ही 2-4 रुपए थे, 1000 का नोट, 500 का नोट। बट डिमोनेटाइजेशन होगी, अब उन्हें वो बदली करना है, वो कहीं चल नहीं पा रहा। अब अगर वो नोट बदली करवाने जाएं, मतलब बदली हो रहे थे ना जैसे नोट, तो अगर वो नोट को चेंज करवाने जाएं तो उस दिन की उनकी जो मजदूरी है वो कम हो जाएगी, क्योंकि वो तो डेली कमाते हैं। अगर काम पे गए तो पैसा कमाया, नहीं गए तो पैसा नहीं आएगा। तो जब उनको ये नोट चेंज करवाने जाना पड़ा तो उनकी उस दिन की मजदूरी जो है वो उन्हें नहीं मिली, वो काम पे नहीं जा पाए, तो और दिक्कत आ गई उनके लिए। तो कोई भी दिक्कत होगी तो सबसे ज्यादा असर जो है, बहुत बड़े लेवल पे जो असर पड़ता है वो गरीब की लाइफ पे पड़ता है। ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल देख सकते हो, कोई भी आपदा आ गई, कोई भी दिक्कत आ गई, ज्यादा असर जो है हमेशा गरीब की लाइफ पे पड़ता है। तो गरीब जो है वो बहुत ज्यादा वल्नरेबल होते हैं और उनका सोशल एक्सक्लूजन किया जाता है। तो ये सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी है, ये मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बता दिया। और ये जो 2 क्राइटेरियाज हैं, अब ये भी लोग जो सोशल साइंटिस्ट हैं वो इसको इंक्लूड कर रहे हैं जब वो पॉवर्टी को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, जब वो ये देखने की कोशिश करते हैं, तो वो अब सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी को भी इंक्लूड कर रहे हैं उसको पॉवर्टी को समझने के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने जो बुक है उसमें सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी के लिए अलग से एक सेक्शन दिया हुआ है। वैसे मैंने आपको बहुत डिटेल में एकदम एग्जांपल्स के साथ चीजें समझा दी हैं, बट फिर भी क्योंकि हम हर चीज को मतलब एक एक लाइन को कंसिडर करते हैं, तो हम इसको भी एक बार अलग से वीडियो में जो सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी है इसको समझेंगे, इन्होंने क्या एग्जाम्पल दिया है, इन्होंने क्या पर्सपेक्टिव बताया है, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे।